इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी अपना आर्टिकल 4 असेसमेंट निकाला है और इसमें इंडिया को सी ग्रेड की रैंकिंग दी गई है इंडिया के नेशनल अकाउंट्स डेटा पे, खास तौर पे वो डेटा जो इंडिया के जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टैटिस्टिक्स को डिनोट करता है। मतलब इंडिया के लिए ये एक खराब रैंकिंग है और ये सेकंड लोएस्ट ग्रेड है आईएमएफ की डेटा क्वालिटी स्केल का। इसका मतलब है कि आईएमएफ कह रहा है कि जो डेटा इंडिया से उसे प्राप्त हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल मेजरमेंट है इंडिया की जीडीपी का वो नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्यों ऐसा जो ग्रेड है वो दिया गया है। पिछले साल भी सी ग्रेड ही दिया गया था, इस साल भी सी ग्रेड दिया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पांस आया है इसको लेकर के। तो आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आईएमएफ का डेटा क्वालिटी ग्रेडिंग सिस्टम अगर आप देखेंगे तो ऐसे टोटल 4 ग्रेड आपको देखने को मिलते हैं, ABCD। ए ग्रेड उनको दिया जाता है जहां की डेटा क्वालिटी हाई होती है, टाइमली होती है और ग्रैनुलर डेटा जो प्राप्त होता है, मतलब जो डेटा मिल रहा है वो सही तरीके से सर्विलांस के लिए अच्छी जो या और टाइमली जो मैनर है उसको दिखाता है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिले नहीं है, किसी तरह की और टैक्टिक्स का यूज करके उसको किसी तरीके से प्रभावित नहीं किया जा रहा है। तो डेटा वो जो ग्रेड होता है वो ए होता है। वहीं पे ग्रेड बी जो कि इंडिया को ओवरऑल रेटिंग दी गई है आईएमएफ की तरफ से, तो उसमें ये होता है कि उस जो डेटा मिलता है उसमें थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग्स होती हैं, लेकिन डेटा इतना पर्याप्त होता है कि सर्विलांस की जा सके। तो इंडिया को अगर ओवरऑल रेटिंग देखने की बात है तो आईएमएफ ने बी ग्रेड जो है वो दिया हुआ है। वहीं पे अगर इंडिया की जीडीपी जो डेटा है उसको सी ग्रेड दिया हुआ है। सी ग्रेड जिसको दिया जाता है वहां पे डेटा में शॉर्टकमिंग्स होती हैं और जिसकी वजह से जो सर्विलांस है वो थोड़ा बहुत हैम्पर होता है। मतलब जो रियल में सिनेरियोज हैं जीडीपी को लेकर के और जो डेटा दिखा रहा है उसमें अंतर होता है आईएमएफ के अनुसार। वहीं पे ग्रेड डी जिसे दिया जाता है जिस कंट्री को, तो वहां पे बताया जाता है कि सीरियस डिफिशियंसीज होती है, मतलब एक तो डेटा प्रॉपर मिल नहीं रहा है और डेटा की जो क्वालिटी वो भी बहुत ज़्यादा खराब होती है और जिसकी वजह से जो सर्विलांस है, मतलब वहाँ की जीडीपी वगैरह को लेकर के जो भी चीज़ें हैं अगर बताई जा सकती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैम्पर होता है, बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचता है। तो उनको डी जो ग्रेड है वो दिया जाता है। तो इंडिया की जो जीडीपी डेटा रेटिंग है वो करंट में सी है, पिछले साल भी सी दिया गया था, इस साल भी सी ही आ रही है। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया को जो सी ग्रेड है वो प्राप्त हुआ है, तो इसके टोटल 4 रीजन हैं। पहला रीजन है आउटडेटेड बेस ईयर। मतलब ऐसे समझिए बेस ईयर को, जैसे मैं आज आपसे कहूं कि आज कोई दाल है, मान लीजिए उसकी कीमत है 120 रुपए पर किलो और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं बताओ ये सस्ती हो गई कि महंगी हो गई, तो आप इसको तभी सस्ता या महंगा बताओगे जब मैं आपको इसके पीछे का डेटा दूं कि अच्छा पिछले महीने तो दाल 100 रुपए पर केजी थी, तो आप कहोगे हाँ महंगी हो गई। लेकिन अगर आपको पहले का डेटा नहीं पता है, पिछला डेटा नहीं पता है, तो आप पता ही नहीं पाओगे। ऐसे ही अगर मैं 2025 में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और मैं आपको 1992 का डेटा दूं कि ये जो दाल थी ये तो जो है 20 रुपए पर केजी थी, अब आप क्या कहोगे, अरे दाल तो बहुत महंगी हो गई। मतलब क्या है कि जहां से हम जो चीजें हैं वस्तुएं हैं उनका कैलकुलेशन कर रहे हैं, बेस ईयर ले रहे हैं, अगर वो जितना ज्यादा दूर होंगे, जैसे अगर मैं आप 92 की बात करेंगे तो आपको ये लगेगा 6 गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है ना, तो ये आपको उतना ज्यादा दिखेगा। तो ये जितना ज्यादा करीब होगा, अगर मैं बेस ईयर को क्या रख के रखूं 2024 ऐसा लेके रखूं और मैं कहूँ अच्छा 2024 में जो दाल की कीमत थी 110 रुपए पर केजी थी, ऐसा मैं कह दूं, तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा कीमत नहीं बढ़ी है। तो ये होता है बेस ईयर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया का जो बेस ईयर है जीडीपी कैलकुलेशन का वो 2011-12 है, जो कि आउटडेटेड है। मतलब इंडिया का जो बेस ईयर होना चाहिए और बात का होना चाहिए, क्योंकि 2011 से बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आए हैं सिंस 2001, जिसकी और जैसे डिजिटल इकोनॉमी हो गई, स्टार्टअप्स हो गया, इन सब का राइज हो रहा है, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी में बहुत चेंजेस आए। इस वजह से अगर आप 2011 के अनुसार अगर देखेंगे तो आपको जो जीडीपी है ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओल्ड बेस ईयर की वजह से जो नए सेक्टर्स आए हैं, ये सब सेक्टर्स ये तो तब थे भी नहीं उतने ज्यादा, तो इनको कैप्चर कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो ये इंडिया को यहाँ पे एक दिक्कत इसमें आई है। दूसरा है डिफ्लेटर इशू, डब्ल्यूपीआई वर्सेस पीपीआई। डिफ्लेटर का मतलब समझते हैं, जैसे गुब्बारे में से हवा निकालना, मतलब कहीं से भी हवा निकालने को कहा जाता है डिफ्लेशन, है ना। तो ऐसे डिफ्लेटर इशू आ रहा है कि इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स को, डब्ल्यूपीआई को यूज करता है डिफ्लेटर की तरह नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये होता है
कि अगर कोई जीडीपी है जिसको नॉमिनल कहा जाएगा तो उसमें जो भी कीमत होती है उसमें इन्फ्लेशन भी एडेड होता है। मतलब जो आपकी जो जीडीपी आ रही है उसमें इन्फ्लेशन की वैल्यू ऐड होती है, और यही इन्फ्लेशन की वैल्यू जब आप इसमें से घटा देंगे, डिफ्लेट कर देंगे, तो आती है रियल जीडीपी कि आखिर ये कितनी है। ऐसे समझिए इसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जो 100 जूते बनाती है एक साल में, और उसने 100 जूते बेचे भी, तो आप ये कहोगे कि भाई उस फैक्ट्री ने टोटल उसका जो प्रोड्यूस आया कितना आया, तो आप मान लीजिए 100 रुपए के हिसाब से उसने जूते बेचे हैं, तो आप कहोगे 10,000 रुपए की कमाई इस फैक्ट्री ने करी है, यही तो कहोगे आप। ओके, अब अगर अगले साल भी फैक्ट्री 100 जूते बनाए लेकिन अब इसकी कीमत जूते की 110 रुपए हो जाए, तो आप कहोगे कि जो फैक्ट्री उसने 11,000 जो रुपए है उसकी कमाई करी। तो आपको ऐसा लगेगा कि फैक्ट्री की ग्रोथ हो रही है, मतलब फैक्ट्री जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, 1,000 रुपए बढ़ गई ऐसा। लेकिन आप एक्चुअल में देखोगे कि जो शूज बने थे पिछले साल और जो शूज बने हैं इस साल, उनकी संख्या सेम ही है। जो प्राइस में इंक्रीज हुआ है इसकी अर्निंग में, वो इस वजह से हो क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया 10 रुपए का, उसकी वजह से। तो इस वजह से जो रियल जीडीपी होती है उसको हमको इन्फ्लेशन में, अगर अगर हमको रियल जीडीपी चाहिए तो हमको इन्फ्लेशन को डिफ्लेट करना पड़ता है। तो आईएमएफ कहता है कि इंडिया जो है इसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज करता है डिफ्लेट करने के लिए। अब होलसेल प्राइस में दिक्कत क्या आती है, होलसेल प्राइस केवल गुड्स के लिए होता है, मतलब इसमें सर्विसेज जो हो गई, जैसे भारत की तो आईटी सर्विसेज वगैरह बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इसमें आती ही नहीं कैलकुलेशन में। दूसरी चीज, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है इसमें जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो सही तरीका है वो आईएमएफ कह रहा है कि ये सही तरीका नहीं होता है, इससे हम एक्चुअल जो यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो हम नहीं नाप पाते हैं। तो इसलिए आईएमएफ रिकमेंड करता है इंडिया को कि वो शिफ्ट करे अपने आप को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे, मतलब कि यहाँ पे वो जो इंडेक्स से लिया जाए कि फैक्ट्री में जूता बनने में जो पैसा लगा है उसको देखा जाए, ना कि जो फैक्ट्री ने होलसेल में जूता बेचा है उसको देखा जाए, है ना। कि अगर जूता बनने में लगा हुआ जो प्राइस है वो आ रहा है 60 रुपीज, और फिर अगले साल जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 65 रुपीज, तो ऐसे यहाँ पे इंक्लूड ये होना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसमें टैक्सेस और केवल गुड्स वाली चीज़ें जोड़ें, फिर सर्विसेज वाली चीज़ें जोड़े ही नहीं डिफ्लेट करने के लिए। तो उसकी वजह से जो रियल जीडीपी का आंकड़ा है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाता है। तो ये इसका दूसरा रीज़न है। तीसरा रीजन है इनफॉर्मल सेक्टर का कवरेज, कि भारत में जो भी इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, और भारत में आपको पता होगा कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, रेडी पटरी और इस तरह की जो चीज़ें जिनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। कोई मान लीजिए दुकान खोल करके बैठा है ऐसे सड़क किनारे, वो कहीं पे जा करके रिकॉग्नाइज थोड़ी ना हो रहा है, उसने कोई कंपनी थोड़ी ना खोल रखी है। तो भारत में इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट है उससे बहुत ज़्यादा है, और जो करंट डेटा मिल रहा है आईएमएफ को कह रहा है कि उसमें ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसको एडिक्वेटली कैप्चर नहीं किया जा रहा है, और इस वजह से भी डेटा में जो कह सकते हैं डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं या फिर शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं। फिर है डेटा डिस्क्रिपेंसी भी है, मतलब यहाँ पे एक आ जा रहा है कि जो पीरियोडिक साइजेबल डिस्क्रिपेंसीज हैं बिटवीन प्रोडक्शन अप्रोच, मतलब क्या बनाया गया, और एक्सपेंडिचर अप्रोच, मतलब क्या बेचा गया, कैलकुलेटिंग जीडीपी, उसमें अंतर देखने को मिल रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जनरली ये जो दोनों फिगर हैं इनको क्लोजली मैच करना चाहिए। मतलब अगर बनाया जा रहा है 100 चीजें और बेची जा रही हैं 110 चीजें, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर इसका वाइसन वर्सा कर लीजिए। मतलब आईएमएफ का कहना है कि ये जो प्रोडक्शन अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच है दोनों में सुधार लाना चाहिए, और इनका डेटा जो है क्लोजली मैच करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत अंतर हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अंतर होता है तो समझ में आता है यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है डेटा में। तो ये 4 मेन रीजंस हैं जो आईएमएफ की तरफ से आए हैं जिसकी वजह से इंडिया को सी ग्रेड मिला है। अब इस पे गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस आया है, तो गवर्नमेंट का रिस्पांस आया है कि वर्तमान समय में जो करंट स्टेटस है वो बेस ईयर है जीडीपी का 2011-12, और सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या है 2012 का है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम प्लान कर रहे हैं कि जो बेस ईयर है इसको अपडेट किया जाए, मतलब 2022-23 करेंगे जीडीपी का, और 23-24 करेंगे सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। ध्यान रखिए, अगर वर्तमान समय में बात करेंगे तो आरबीआई जिसके हिसाब से इन्फ्लेशन वगैरह नापता है वो सीपीआई के बेस पे नापता है। पहले डब्ल्यूपीआई के बेस पे नापा जाता था, मेरे ख्याल 2014 के बाद से इसको बदल करके सीपीआई ऐसा कर दिया गया है, मतलब कंज्यूमर के पास जो वस्तुएं जा रही हैं उसकी कीमत को नापा जाता है। तो इसको भी अब इसका भी जो बेस ईयर है वो बदलने की तैयारी चल रही है।
और ये जो रिलीज हैं ये कहा जा रहा है कि ये अर्ली या फिर मिड 2026 तक ये जो रिलीजेज हैं, मतलब जो चेंजेस हैं डेटा में, वो करने की उम्मीद है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, हमारा डेटा मतलब बेस ईयर ऐसा है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो हम ये सारे चेंजेस करेंगे और ये सारे जो चेंजेस हैं ये अर्ली या फिर मिड 2026 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसकी वजह से होगा क्या कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है किसी भी डेटा को नापने का, कैप्चर करने का, उसके साथ भारत का भी डेटा क्या हो जाएगा, अलाइन हो पाएगा। और उसकी वजह से जो भी इकोनॉमिक चेंजेस हैं वो ज़्यादा एक्यूरेटली जो है देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कई बार जैसे WPI, ऐसे समझिए कि WPI अगर नेगेटिव में चला गया है ना, नेगेटिव में चला गया 1% WPI। अब आप अगर रियल जीडीपी ऐसा निकाल रहे हो, रियल जीडीपी निकालने के लिए क्या करते हो आप कि जो भी नॉमिनल जीडीपी है उसमें से इन्फ्लेशन को घटा देते हो, है ना, यही करते हो। मान लीजिए जो आपकी नॉमिनल जीडीपी आ रही है 8%, आपने घटाया WPI कितना, -1%, तो माइनस माइनस प्लस होकर के जो रियल जीडीपी 9% आ गई। मतलब यहाँ पे जो जीडीपी का डेटा है वो आपको लगेगा कि अच्छा जीडीपी तो बढ़ रही है, बल्कि जो कीमतें हैं जिनकी वजह से जो यहाँ पे WPI नेगेटिव में है उस रिफ्लेक्ट को दर्शा नहीं पाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स में ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसी को शॉर्टकमिंग्स को सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी अगर हम बात करें कि इस तरह की जो ग्रेड होती है, ग्रेडिंग होती है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है तो क्रेडिबिलिटी रिस्क के ऊपर। मतलब भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है। मतलब कोई भी इन्वेस्टर होता है ना, किसी भी देश में अगर इन्वेस्ट कर रहा होता है तो वो ये देखता है कि उसकी जीडीपी की ग्रोथ कितनी है, जो IMF की रेटिंग्स वगैरह हो कितनी है, उसके अनुसार वो देखता है। कोई अगर जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ रही होगी, तो सब वहाँ पे पैसा लगाएंगे, क्योंकि अगर आज यहाँ पे पैसा लगाएंगे, जीडीपी अगर बढ़ेगी तो उनको ही फायदा होगा ना। मतलब अगर उन्होंने 100 रुपये यहाँ पे लगाए, कीमत 100 रुपये है, आगे चल के कीमत 150 होगी, तो भाई जितना 100 रुपये खरीदे होंगे 150 बेचेंगे, फायदा उनको ही होगा। ऐसे समझिए एक लेमैन के टर्म पे। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर उनको ये लग जाए कि यहाँ पे जो डेटा है वही सही नहीं है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा रिड्यूस होता है। और इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है उस देश में वो अफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि होंगे ही होंगे। जैसे इंडिया की जो C ग्रेड रेटिंग है, और ये भी बताया गया कि C ग्रेड दिया क्यों गया है, थोड़ा बेस ईयर वगैरह को लेकर के चीज़ें हैं उनको लेकर के, तो वो जो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा उस पर हैम्पर होता है। दूसरा, एक पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति भी आ सकती है। मतलब अगर जो डेटा है ज़्यादा फ्लॉड रहता है, मतलब उसमें ज़्यादा कमी रहती है, आप 2011-12 की तुलना में ऐसे बेस ईयर लेकर के चल रहे हैं सारी चीज़ें, तो अब ये देखिए कि तब से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। और उसके अनुसार अगर अपनी जीडीपी को तब के जो बेस ईयर उससे नाप रहे हैं, तो हो सकता है कि जो पॉलिसी आपको बनानी चाहिए वो आप सही तरीके से बना ना पाएँ, और जो आप बना रहे हो जीडीपी के ग्रोथ को देखते हुए बाकी चीज़ें, वो वर्तमान समय के लिए इनइफेक्टिव साबित हों, और जिसकी वजह से जो आउटपुट निकलना चाहिए वो यहाँ पे प्रभावित हो सकता है। तो RBI के जो पॉलिसी रेट डिसीजंस होते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा है ग्लोबल कंपैरिजन, कि इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, इंडिया का एस्पिरेशन है। और अगर इस तरह की जो चीज़ें रहती है ना कि डेटा क्वालिटी अगर सही नहीं होगी, तो ये जो एस्पिरेशन है वो इंडिया की हैम्पर होती है। मतलब इंडिया अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनता भी है, लेकिन ये बताया जाए कि नहीं नहीं यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन किया गया, सही बात नहीं। तो इसलिए जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके साथ इंडिया को अलाइन होना पड़ेगा, तो जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो भी इंडिया हासिल कर पाएगा। और ये भी IMF का ही एक डेटा बताया गया है कि भारत 2029 तक जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो हासिल कर सकता है, अगर इसी तरह से सारी चीज़ें चली। और अगर थोड़ा और अच्छा हुआ तो ये जो लक्ष्य है 2028 तक भी मीट हो सकता है। पहले तो ये 2028 ही था कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लोबल हेडविंड्स ऐसे चल रहे हैं बिजनेस और ट्रेड को लेकर के, जिसकी वजह से इसको 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आई होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। बाकी आपका कोई कमेंट है तो मुझे बताइएगा, कोई प्रश्न है कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।